स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। जी हाँ बच्चों, पूर्ण संख्याएं हम लोग पहले जान चुके हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आपको हम बता चुके हैं। तो उसी पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसमें हम जानेंगे समवर्क नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है समवर्क नियम, आइए जानते हैं। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग, जिसे एडिशन बोलते हैं, एवं गुणनफल मल्टीप्लिकेशन सदैव एक वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है। तो समवर्क नियम यही है, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग एवं गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होती है। यानी वास्तविक संख्या की बात करें तो कोई भी संख्या, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वह वास्तविक कहलाती है। और उनका जोड़, वास्तविक संख्या का जो जोड़ होता है हमेशा वास्तविक होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो यही हमारा नियम कहता है। तो योग पर समवर्क नियम किन किन परिस्थितियों में थोड़ा सा अंतर होता है, हम पहला देखते हैं। यदि ए तथा बी दोनों धनात्मक हो, ध्यान देने वाली बात है कि यदि ए तथा बी दोनों धनात्मक संख्याएं हों तो उनका जो योग होगा, यानी ए प्लस बी जो होगा, योग जो होगा वह हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, ये पहला मेरा शर्त था। अब दूसरा है, यदि ए तथा बी दोनों ऋणात्मक संख्याएं हों, ए और बी दोनों ऋणात्मक हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगी, माइनस ए और माइनस बी, यानी दोनों का जो योग होगा वह ऋणात्मक होगा। ठीक है, तीसरा है, यदि ए तथा बी में दो वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी, यदि ए बड़ी हो, ध्यान दें, ए बी से बड़ा है और ए ऋणात्मक हो, और ए कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या अगर हो, तो वैसी स्थिति में माइनस ए प्लस बी, यानी दोनों वास्तविक संख्याओं का जो योग होगा वह ऋणात्मक होगा। ठीक है, और चौथी स्थिति है, यदि ए तथा बी में, यदि दोनों संख्याएं ए और बी में यदि ए छोटा हो बी से, ए छोटा हो बी से, तथा ए ऋणात्मक संख्या हो और ए क्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, तो वैसी स्थिति में माइनस ए प्लस बी, यानी दोनों संख्याओं का जो योग होगा वह हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, तो यह हमारा समवर्क नियम था। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, हमेशा अगर कभी जरूरत हो तो उसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा समवर्क नियम। आइए उसके आगे देखते हैं। अब गुणन पर समवर्क नियम। समवर्क नियम जो है हमारा, वह गुणा पर भी लागू होता है, गुणन फल पर भी लागू होता है। आइए देखते हैं। पहली स्थिति है, पहली स्थिति क्या है, यदि ए तथा बी धनात्मक हो यदि ए तथा बी धनात्मक हो, यानी अगर दी गई संख्या ए और बी दोनों ही धनात्मक हो, तो उस स्थिति में क्या होगी, दोनों का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में है, यदि ए तथा बी दोनों ही ऋणात्मक हो। ठीक है, ए तथा बी अगर दोनों ही ऋणात्मक हो तो दोनों का गुणनफल जो होगा हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक है,
तीसरा स्थिति है यदि ए तथा बी में कोई एक ऋणात्मक हो, चाहे ए ऋणात्मक हो या बी ऋणात्मक हो। हमने यहाँ दोनों स्थितियों को लिखा है। यदि ए ऋणात्मक हो और बी धनात्मक हो तो दोनों का जो गुणनफल होगा वह ऋणात्मक होगा। दूसरी स्थिति में यदि ए धनात्मक हो और बी ऋणात्मक हो तो दोनों का गुणनफल भी ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संवर्ग नियम जो है वह गुणनफल पर भी लागू होता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्युलेटिव लॉ। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम क्या है, आप इसे आसानी समझें। क्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी अंक का क्रम, है ना, और विनिमय मतलब होता है बदलना। तो क्रम को बदलने में क्या नियम होता है, वही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो यह दोनों ही योग पर भी लागू होता है और गुणा पर भी लागू होता है। ठीक है, तो योग पर क्रम विनिमय नियम कैसे लागू होता है, आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यदि हम 2 + 3 करें तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 2 को पहले लिखा गया है और 3 को बाद में लिखा गया है। दोनों को जोड़ने पर हमारा 5 आता है। लेकिन अगले स्टेप में यदि हम इसके क्रम को बदल दें, यानी अब पहले 3 लिखें और फिर 2 लिखें, तो हमें क्या मिलेगा, फिर भी हमें 5 ही मिलेगा। इस प्रकार क्रम को बदल देने पर हमारा योग में कोई अंतर नहीं होता है। इसे कहते हैं योग पर क्रम विनिमय नियम। ठीक है, आइए गुणा पर क्रम विनिमय नियम को समझते हैं। जिस प्रकार योग पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, उसी प्रकार गुणा पर भी हमारा क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले हम तो 2 × 3 क्या मिलेगा, तो निश्चित रूप से 2 × 6 मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इसके क्रम को बदल दें, यानी कि 3 × 2 लिखें, तो इस हालत में भी हमें 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्या देखा आपने कि 2 × 3 करने पर भी हमें 6 प्राप्त होता है और 3 × 2 करने पर भी हमें 6 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणा में भी क्रम को बदल देने पर हमारे गुणनफल पर कोई अंतर नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गुणा पर भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने आपको संवर्ग नियम और क्रम विनिमय नियम को बताया। आशा करता हूँ कि आपने इसे भली भांति समझा होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई सवाल रह गया हो, छूट गया हो, तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।